इस टाइम साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। साइबर क्राइम क्या है? आज से 20 साल पहले कल्पना कीजिए कि उस समय साइबर क्राइम नहीं होते थे। हैकिंग और स्कैम क्या इन दोनों अलग अलग हैं, क्या एक ही चीज़ है? तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये। हमें अपने रीवा शहर को कैसे इस साइबर क्राइम से बचाया जा सकता है? वो खुद को फिर अपडेट कर लेते हैं, नया तरीका अपना लेते हैं। क्या हम ये समझें कि जो मुजरिम है वो जल्दी जागरूक हो रहा है? फ्रॉड क्यों होते हैं? एक तो लालच, दूसरा है डर, तीसरा है जानकारी का अभाव। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की की कुछ आपत्तिजनक पिक्चरें तो अपलोड कर देता है तो क्या ऑप्शन है उस लड़की के पास? शिकायत करें। सावधानियाँ यही है कि भरोसा ना करें, अनजान नंबर पे धैर्य से काम लें, संबंधित थाने में शिकायत करें। कोई पुलिस भी पैसा नहीं मांग सकती आपसे। तो हरे कृष्ण टू एवरीवन, आज हमने एक ऐसे टॉपिक को डिस्कवर किया है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, साइबर क्राइम। और आज के जो गेस्ट हैं वो रीवा के साइबर सेल प्रमुख बीरेंद्र पटेल जी हैं, जिन्होंने हमें साइबर क्राइम के बारे में बहुत अच्छे से बताया एंड आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब भी आपके साथ साइबर अटैक हो। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बना है, आप सबके लिए बना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को और ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं ताकि उनके साथ ऐसे फ्रॉड, ऐसे स्कैम्स, किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम ना हो सके। तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट पूरी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो सकें। तो आइए बात करते हैं साइबर सेल के प्रमुख बीरेंद्र पटेल जी से। हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसा रहा आज का दिन आपका? आज का यही अवेयरनेस का सारी चीज़ें चल रही हैं और कुछ एक मीटिंग्स थी तो उसको अटेंड किया। इस टाइम साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज हम सिर्फ साइबर क्राइम के ऊपर बात करेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके और वो इस चीज़ से डील कर सकें और अपने आप को बचा सकें। तो सब एक चीज़ है, साइबर क्राइम क्या है? देखिए, साइबर क्राइम जैसे अब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और जब से मोबाइल आया है और मल्टीमीडिया सारी चीज़ें, आज से 20 साल पहले कल्पना कीजिए कि उस समय साइबर क्राइम नहीं होते थे। क्योंकि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इतना उपयोग नहीं होती थी। साइबर क्राइम हम ऐसे ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो, या फिर इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम किया जाता है, जैसे किसी के डाटा की चोरी कर लेना, किसी के पैसे वो चोरी कर लेना, उसको हम साइबर क्राइम की श्रेणी में करते हैं। या फिर सोशल मीडिया में किसी का गलत फ़ोटो अपलोड कर देना, किसी की फर्जी फेसबुक आईडी है जो भी सोशल मीडिया आईडी से बनाना, इसको हम साइबर क्राइम के संबंध में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। साइबर क्राइम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के रूप में हो सकता है, लाइक अगर हम समझें हैकिंग और स्कैम, ये दो वर्ड आते हैं, तो क्या इन दोनों अलग अलग हैं, क्या एक ही चीज़ है? स्कैम देखिए बड़े स्तर पे कह सकते हैं, योजनाबद्ध तरीके से कोई क्राइम को प्लानिंग करना। हैकिंग ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को टारगेट करके किया जाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये। हैकिंग में जैसे आपके कोई डेटा चोरी करना, आपका मोबाइल या फिर आपकी वेबसाइट को हैक कर लेना, वो उस संदर्भ में हम ले सकते हैं। स्कैम तो बड़े उससे रहते हैं, मतलब संगठित तरीके से जो अपराध किया जाता है उसको स्कैम की श्रेणी में लिया जाता है। हम रीवा शहर के हैं, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हमें अपने रीवा शहर को कैसे इस चीज़ से, साइबर क्राइम से बचाया जा सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डेली बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो दो सवाल हैं इसके अंदर, रीवा में किस टाइप के साइबर क्राइम आपको देखने को, सुनने को मिल रहे हैं? रीवा में देखिए, जो अभी हम देख पा रहे हैं साल 2 साल में सारे प्रकार के क्राइम हो रहे हैं यहाँ पे, साइबर क्राइम जितने भी तरीके। जैसे आपको पता है कि हम लोग अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चलाते हैं कॉलेज में। आज ही एजी कॉलेज हम लोग गए हुए थे, एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ पे लेक्चर था स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन क्या होता है कि वो अपडेट कर लेते हैं खुद को। जैसे आप हमने अवेयरनेस फैलाई किसी संदर्भ में कि ये उस टाइप के केस से बचना है, इस टाइप के ये सावधानी रखनी है, लेकिन वो खुद को फिर अपडेट कर लेते हैं, नया तरीका अपना लेते हैं। तो एक तो अवेयरनेस ही इसका एक सही वो है। बाकी हम लोग गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन चूँकि इतनी तादाद में ये घटनाएं हो रही हैं और बहुत इंटीरियर, बहुत दूर दूर जगह से कर रहे हैं क्राइम, तो उसको पकड़ना और सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल काम है। बट ये हो रहा है, पकड़ भी रहे हैं हम लोग, अवेयरनेस भी कर रहे हैं, दोनों ज़रूरी है। और बचाव ही उपचार एक प्रकार से इसको माने, सतर्क रहें, बचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए।
तो क्या हम ये समझें कि जो मुजरिम है वो जल्दी जागरूक हो रहा है, वो ज़्यादा दिमाग लगा रहा है इस चीज़ को टैकल करने के लिए? टैकल देखिए, उसको तो सफलता चाहिए। अभी किसी भी तरीके से वो फ्रॉड जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सामने वाले से ले सकता है, उसके लिए वो प्रयास करेगा। इसकी विधिवत ट्रेनिंग भी होती है, वो आपस में एक दूसरे को ट्रेंड कर रहे हैं सारे लोग, तो खुद को अपडेट भी रख रहे हैं और नया तरीका भी बदल रहे हैं। किसी की कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम से ठग जाता है तो उसके पास अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप तो देखिए, जैसे कोई खाता यदि आपको लग रहा है कि हैक हो गया है या फिर गलत ट्रांजैक्शन हो गया है, तो आप बैंक को सूचित कर दीजिए। पहले सबसे पहले तो अपना खाता ब्लॉक करा दीजिए, ताकि वो आगे के ट्रांजैक्शन ना कर पाए सामने वाला। और उसके बाद फिर एक हमारे यहाँ नेशनल पोर्टल है, NCRP पोर्टल जिसको बोलते हैं, 1930 में कॉल करेंगे तो उसमें शिकायत ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। यदि ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक वेबसाइट भी हमारे यहाँ है www.cybercrime.gov.in। उसके यदि कोई सक्षम है तो उसके माध्यम से भी वो आगे कार्रवाई कर सकता है। लेकिन उसमें यह है कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली अपलोड करनी पड़ेंगी, तभी वो आगे कार्रवाई हो पाएगी, नहीं तो शिकायत वो पेंडिंग में चली जाती है। और यदि ये भी नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, तो नियरेस्ट जो भी थाना है आपका, थाना में आप जाके थाना में शिकायत कर सकते हैं, या फिर साइबर सेल जहाँ भी आपको सुविधाजनक लगे वहाँ पे किया जा सकता है। तो पुलिस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस केस को सॉल्व करने का? अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग तरीके रहते हैं। बेसिक यही है कि या तो कोई फ़ोन आएगा तो उसके बारे में ट्रैक करेंगे, कोई अकाउंट नंबर जिसमें पैसे डाले हैं और ट्रांजैक्शन नंबर के आधार पर जैसे हम लोग ट्रैक करते हैं, तो सबसे पहले ये है कि स्टेटमेंट निकलवाएं पहले तो। जैसे किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट में हमको ये ट्रांजैक्शन नंबर चाहिए पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन नंबर से ही आइडेंटिफाई होता है कि किस अकाउंट में सामने गया है ये। तो कोई भी हो, सबसे पहले तो स्टेटमेंट निकलवाएं बैंक से, उसको लेते हुए थाना चले जाएं, या फिर ऑनलाइन कर दें, या फिर साइबर सेल में आके कर सकते हैं कंप्लेंट। और अगर सामने वाला इंसान पैसे निकाल लिया अपने अकाउंट से, फिर? पैसे निकाल दिए तो वो भी सेम प्रोसेस है। पैसे तो आप बचा नहीं सके, तो कम से कम उसका स्टेटमेंट निकलवा के उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं, खाता ब्लॉक करा सकते हैं, उसको पकड़वा सकते हैं। एक फिशिंग टेक्निक होती है, रिसर्च के दौरान हमें पता चला, इसका मतलब क्या होता है? फिशिंग मेल्स, फेक मेल में से मेल जो भेजना है, रिपीटेटिव मेल या फिर फर्जी मेल, उसी को उसमें लेते हैं। ईमेल फ्रॉड है बेसिकली ये फिशिंग। तो क्योंकि इस समय बहुत सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि कोई फ़ोन करता है और आपसे आपका OTP या आधार कार्ड या भाई कुछ भी ज़रूरी डिटेल्स आपसे मांग लेता है। तो इसमें वो लोग फंस जाते हैं और उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन है, हम लोगों के पास बचने का तरीका क्या है? देखिए, फ्रॉड के जो बेसिक तरीके जो अभी तक मैंने एनालाइज किए, कि 3 तरीके मेन होते हैं। फ्रॉड क्यों होते हैं? एक तो लालच, सामने वाला है तो फ्रॉडस्टर जो है लालच देगा। दूसरा है डर, डर आपको दिखाया जा सकता है, पुलिस का डर है, कोई जांच एजेंसी का डर है, ये किया जा सकता है। तीसरा है जानकारी का अभाव। कई लोगों को जानकारी का अभाव में भी वो भोलेपन में या फिर सामने वाले के बहकावे में आके उसको फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो अब इससे बचाव का यही तरीका है कि आप अवेयर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रहे, डरे नहीं, किसी लालच में ना फंसें। बेसिक यही तरीके हैं फ्रॉड से बचने के। अनजान लोगों पे भरोसा ना करें। कोई भी अनजान आपको कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप हो या फिर नॉर्मल हो, उन पे भरोसा ना करें, ये भी एक है। तो जितना ज़्यादा हो सके जागरूक बने। आप अनजान, देखिए अनजान आजकल तो व्हाट्सएप में भी अनजान लोग फ़ोन करके कहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर फ्रॉड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम से भी फ्रॉड कर रहे हैं, टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर और स्काइप के नाम से डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं। तो अनजान आदमी पे भरोसा ही ना करें। और मैं तो कहता हूँ कि अनजान नंबर से यदि कोई कॉल आते हैं, व्हाट्सएप या फिर नेट कॉलिंग जो भी है, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक है, उसको उठाएं ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की की कुछ आपत्तिजनक पिक्चरें तो अपलोड कर देता है, तो क्या ऑप्शन है उस लड़की के पास? शिकायत करे, उसके खिलाफ मुकदमा होगा और कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। आजकल आमतौर पे इंस्टाग्राम के तो हमारे पास बहुत सारे मामले आते हैं, आस पड़ोस के लड़के या फिर कोई अफेयर रहता है पुराना, उसके फ़ोटोज़ यूज करके मिसयूज करते हैं। उसमें संबंधित थाने में शिकायत करें, कार्रवाई हो जाएगी उसमें। एक बंदा अगर किसी ने साइबर क्राइम किया है तो उसको कितने दिन में पकड़ा जा सकता है?
ये देखिए, पहले तो ट्रैक करना पड़ेगा उसको। और ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि साइबर क्राइम दूर से, लोकल में बहुत कम होते हैं, लोकल में भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो पकड़ा जा सकता है, कम से कम 2-3 दिन में भी पकड़ा जा सकता है ट्रैक करके उसको। एक वर्ड है डिजिटल अरेस्ट, जो आजकल बहुत सुनने में मिल रहा है, जो कि खुद पुलिस वाले ही कर रहे हैं कॉल, पुलिस वाले बनकर करते हैं कॉल कि आपका बेटा इस मुसीबत में है, या तो कुछ पैसे भेज दीजिए तो हम उनको छोड़ दें। मतलब अलग अलग बहाने बनाकर आपको फंसाया जाता है। तो इससे कैसे निपटा जा सकता है, और इसका मतलब क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट मतलब क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट, ये टर्मिनोलॉजी अभी इन लोगों ने, फ्रॉडस्टर ने ही अपना तैयार किया है। ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट पुलिस विभाग में अभी तक तो नहीं हो रहा है। और इसमें वो डराते ही हैं। मैंने जैसा आपको बोला कि डरा के सामने वाले जांच एजेंसियों के नाम से आपका डेटा कुछ तो चोरी करते हैं, वो कहीं से भी, मोबाइल से या फिर जहाँ से भी सोर्स उनको मिलता है। तो पहले तो वो कन्विंस ये करते हैं कि हम जांच एजेंसी से बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हो, या फिर आपका पहले डेटा लेंगे ताकि आपको भरोसा हो जाए कि वो जांच एजेंसी से ही बोल रहे हैं। और फिर कोई भी बहाना बना के कि आपका आधार कार्ड गलत जगह यूज हो गया है, कि आपको, आपके खिलाफ़ ये केस है, झूठा केस, कुछ भी बोल सकते हैं। पहले तो आपको डराएंगे, डराने के बाद पूरा एक सेटअप रहता है वीडियो कॉलिंग का उनका, और उसमें पूरा वो ये जस्टिफाई करेंगे कि हम थाने से बोल रहे हैं, या फिर जांच एजेंसी, ईडी है, सीबीआई, जो भी बन जाते हैं वो, महाराष्ट्र पुलिस, इस टाइप से बहुत सारे हो रहे हैं। तो उसके आधार पे फिर वो उसको, सामने वाला फिर उस बहकावे में आ जाता है कि हाँ ये जांच एजेंसी है। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये सामने वाले हो सकता सही हो, और डिजिटल युग चल रहा है आजकल, हर जगह ऑनलाइन हो रहा है। तो लोगों के कन्फ्यूजन भी है कि हो सकता है डिजिटल अरेस्ट भी एक नया चालू हो गया हो, तो कुछ तो कारण ये हो सकता है। और उसी में फिर वो आपका जो पैसा रहता है, अमाउंट होता है, ये बोल के ट्रांसफ़र करवाते हैं कि हमारे सरकारी अकाउंट हो, उसमें हम सेव करते हैं। पहले तो आपका पैसा अमाउंट सेव करते हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बड़े बड़े अधिकारियों से बात करा देते हैं। तो इस टाइप से पूरा ये नेटवर्क चलता है। और ये रिश्तेदार वाला जो आपने बताया, ये अलग है। इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा +92 से कॉल आते हैं पाकिस्तान के नंबरों से, लेकिन वो नॉर्मल कॉल नहीं रहते हैं, व्हाट्सएप कॉल ही रहेंगे या फिर इस टाइप से। तो वो रिश्तेदार का डर दिखा के कि आपके लड़के के खिलाफ़ एक, वो भी सोशल मीडिया से जानकारी लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया में आपके डालते हो हमारा लड़का, या फिर जो भी पूरा रिलेशंस, उसमें फ़ोटो डाल देते हैं। तो वहाँ से वो लोग पता कर लेते हैं हाँ, कि रिलेशंस क्या है, आपके बारे में जानकारी दो कि देखिए तो मोबाइल से ही आपको मिल रही है, मोबाइल से, सोशल मीडिया से। तो उसके लेके और फिर आपको कोशिश ये करते हैं कि जैसे आपका बच्चा यदि कहीं बाहर पढ़ रहा हो तो उसको टारगेट करते हैं, और ऐसी टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे कि या तो लड़का आपका कोचिंग में होगा या फिर स्कूल में होगा, ताकि वो फ़ोन रिसीव ना कर पाए। इतना तक वो पता कर लेते हैं। उसी दौरान फिर बोलेंगे कि एक्सीडेंट हो गया आपके बेटे का, या फिर रेप केस में फंस गया, या फिर ड्रग्स केस में फंस गया, उसी में फिर डिमांड करते हैं। आपको भी पता है कि ऑनलाइन पुलिस तो पैसा नहीं मांग सकती कभी, तो इस टाइप से लोग बहकावे में आ जाते हैं। तो इसमें वो बचे कैसे? बस जागरूक जितना हो सके। जागरूक अब यही है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग जानेंगे तो उससे चीज़ से भरोसा नहीं करेंगे। वो नया नया कुछ आता है तो उसमें जल्दी उतना भरोसा नहीं कर पाता है वो सामने वाला। सावधानियाँ यही हैं कि भरोसा ना करें। अनजान नंबर पे अनजान व्यक्ति यदि कॉल करता है तो पहले तो क्लियर कर लें, अपने बच्चे को फ़ोन लगा के या फिर वीडियो कॉलिंग कर, तो आवाज़ भी सुना देते हैं फेक, वो भी रोने गाने की आवाज़ को जिस तरह से बना लेते हैं, वही सुना के हड़बड़ाहट में आदमी पहचान नहीं पाता है। धैर्य से काम लें, संबंधित थाने में शिकायत करें। डिजिटल अरेस्ट भी नहीं होता है, कोई पुलिस भी पैसा नहीं मांग सकती आपसे। यदि आपने केस भी किया है तो प्रॉपर आपको बुलाया जाएगा, आपको पुलिस थाने में बुलाएगी। यदि कोई किसी ने अपराध किया है आपके रिलेटिव ने, तो थाने में बुलाएंगे, वो आपको सूचित करेंगे विधिवत। ऐसा नहीं कि उसको हटाने के लिए आपसे पैसे मांगे जाएंगे। आजकल एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आप लोग एआई का कैसे यूज़ कर रहे हो? एआई का हम लोग भी ओपन सोर्स जो टूल्स हैं उसी के माध्यम से यूज कर रहे हैं, और एआई से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। थोड़ा सर्चिंग में आजकल व्हाट्सएप में देखिए एआई में आप कर सकते हैं सीधे सर्चिंग। तो अभी तो इनिशियल स्टेज में हम लोग के पास बहुत ज़्यादा एआई से संबंधित बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है इक्विपमेंट्स है,
बाकी अभी अपडेट करेंगे धीरे धीरे। हमने देखा है कि रिसर्च के दौरान मैंने पढ़ा कि कोविड के बाद जो साइबर क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? एक को इसका कारण जहाँ तक मैं मान सकता हूँ, कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि जैसे कोविड में लोग लॉकडाउन में रहे और लॉकडाउन में उनके पास कुछ काम या फिर रोज़गार इस टाइप से था नहीं, तो उन्होंने और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है ना ऑनलाइन हो गए। जैसे ऑनलाइन स्टडी हो गई, ऑनलाइन आपको डिलीवरी, सारी चीज़ें ऑनलाइन का सबसे ज़्यादा उपयोग होने लगा कोरोना के टाइम पे। अब लोगों को आदत पड़ गई और उसी दौरान पे फ्रॉड भी एक आसान तरीका उनके लिए होगा, घर बैठे पैसे कमाने का एक माध्यम। तो उसी में लोगों को अच्छा लगने लगा होगा और उसको ट्राई कर रहे हैं कि जिसमें लाभ है तो उसको ट्राई करते हैं। तो कुल मिलाकर ये पैसे के लिए सब कुछ चल रहा है। पैसा, हाँ, सस्ता, कम एफर्ट में ज़्यादा फायदा। और बच भी रहे हैं तो बच तो नहीं रहे हैं, जिस दिन पुलिस पीछे पड़ जाती है जो भी है तो पकड़ लाते हैं। हम लोग अभी झारखंड से पकड़ के लाए हैं, तो यदि पुलिस जाएगी तो पकड़ के लाएगी, ये तो है। कोशिश करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इतने सारे केसेस रहते हैं पुलिस के पास भी और हर एक केसेस में जा नहीं सकते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा उसका वो लाभ उठा रहे हैं। क्या हमारे रीवा शहर का साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग है किसी हैकर को पकड़ने के लिए या किसी साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए? बिल्कुल है, हम लोग कर भी रहे हैं। हर एक टाइप के क्राइम का इन्वेस्टिगेट किया है, उसमें डिटेक्ट किया है, पकड़ा भी है। तो साइबर जो हम लोग टेक्निकल सेल है, उसको अथॉरिटी रहती है किसी भी चीज़ की जानकारी संबंधित से मंगा के और आगे उसको यूज किया जा सके। कोई भी क्रिमिनल, उसको कितनी सज़ा मिलती होगी जिसने साइबर क्राइम किया है? वो क्राइम के ऊपर है, देखिए उसने किस टाइप का क्राइम किया है। अच्छा। हाँ, तो उससे साइबर क्राइम अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अभी एक केस हुआ था, एक महिला को बंधक बना के और उन्होंने क्राइम किया था, तो उसमें तो विधिवत डकैती का मुकदमा कायम हुआ है और भी धाराएं लगी हैं, बहुत सारी धाराएं लगी हैं। तो क्राइम के ऊपर है किस तरीके से किस तरीके से उसने क्राइम किया है, तो उसके आधार पर आगे धाराएं और सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती हैं। अभी तक जितना भी साइबर क्राइम हुआ है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ अभी एक ऊपरी परत है। आगे हमको साइबर क्राइम के रूप में और क्या देखने को मिल सकता है या कितना डीप देखने को मिल सकता है? अभी देखिए इसमें अब एआई ऐड हो गया है, एआई और डीप फेक, ये सारी चीज़ों, आजकल वीडियो भी डीप फेक बनने लगे हैं और मॉर्फिंग भी चल रही है। तो ये सब चीज़ें बढ़ेंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे अपग्रेड करेगी तो अपराधी भी अपना तरीका बदलेंगे और उसका यूज करके डीप फेक वाले इस समय बहुत थोड़ा सा, जैसे अभी डिजिटल अरेस्ट आ गया, इससे पहले तो नहीं था, तो नए नए तरीके आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि ये जो घर बैठे पैसे कमाने की स्कीम आती है, ये क्या सच है या ये भी एक तरह का क्राइम है? ये भी बहुत सा घर बैठेगा, जैसे बताया आपको, फिर लालच, आपको एसएमएस आता है कि घर बैठे 10,000 रुपये 20,000 रुपये कमाएं। उसमें उन लोग टास्क देते हैं। शुरुआत में तो वो टास्क पूरा करने पे आपको पैसा देंगे। जैसे आपने 1,000 रुपये का कुछ टास्क लिया, उसमें आपने कंप्लीट कर दिया विदिन उनके टाइम, तो हो सकता है 1,200-1,500 रुपये देते हैं। और फिर जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, वही उनका फ्रॉड का तरीका है। अमाउंट जैसे आप बढ़ा दोगे ज़्यादा, कि हम मिलजुल के अब ज़्यादा टास्क करते हैं, उसी दौरान वो मोबाइल बंद करके भाग जाएंगे। तो इससे बचा कैसे जाए? बचा यही है कि लालच में ना पड़े। भाई पहले तो ऑथेंटिकेट कर लें उसको कि वो एक्चुअल में वो रियल में कंपनी है जो जॉब देने का झांसा दे रही है, तो पहले तो उसकी जांच कर लें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें फर्जी, उनकी वेबसाइट्स भी होगी, वेबसाइट को चेक कर सकते हैं फर्जी वेबसाइट है कि नहीं है। आजकल टेलीग्राम में भी, व्हाट्सएप में भी आपको मैसेज आते दिख जाएंगे कि 1 साल में 1 माह में पैसा डबल करें। इन्वेस्टमेंट के नाम से भी उन लोग, बहुत बड़ा नेटवर्क एक चल रहा है टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, कि जैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट। तो उसका तरीका यही है, पहले तो मैसेज भेजेंगे कि इसमें लिंक है, ये वेबसाइट है, इसमें आप इन्वेस्ट करो तो आपको 1 माह में पैसा डबल हो जाएगा। शुरुआत में वो पैसा देते भी है, जैसे आपने 10,000 लगाया, हो सकता है 1-2 दिन में वो उसका 10,000 का 15,000 दे दें, 12,000 दे दें।
उनका विधिवत एक प्लेटफॉर्म रहता है, फर्जी वेबसाइट भी रहती है, उसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया जाएगा, आपका अकाउंट जैसे डीमेट में रहता है वैसे एक अकाउंट टाइप का क्रिएट करके दे देते हैं, और आपको दिखेगा वो कि हमने इतना पैसा सपोज किसी अकाउंट में डलवाते हैं, वो इतना पैसा लगाया तो उसका अमाउंट आपका जस्ट डबल या फिर 1.5 गुना आपको शो होने लगता है। उसी के रिलीज के नाम से फिर वो पैसा बढ़ाते जाते हैं। जब एक बार पैसा लगा दिया, उसी के फिर रिलीज के नाम से वो पैसा बढ़वाते जाते हैं, नहीं आपने गलत अकाउंट में डाल दिया या फिर आप फिर से नई प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं किए है। ऐसे करके 40-40, 50-50 लाख तक जमा करा लेते हैं। जब लोगों के पास कुछ रह नहीं जाता पैसे, तब फिर पुलिस के पास आते हैं या फिर सूचना देते हैं, अपने परिजनों को बताते हैं। ये तो बहुत बड़ा क्राइम हुआ। बहुत है। टेलीग्राम के तो जो मेरे जानकारी में है तो 70-70 लाख के फ्रॉड हुए हैं। लोगों ने लोन लेके इन्वेस्ट किया है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के नाम से या फिर क्रिप्टो में, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लालच है, आपको किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। तो इस चीज़ों से बचना है, लालच से तो बचना है। अगर कोई आपका डीप फेक फोटो या वीडियो बनाकर कहीं अपलोड कर दे, लाइक फोन साइड किसी भी जगह, तो अब क्या ऑप्शन है आपके पास बचने का? होगा उससे का स्क्रीनशॉट लेके जहाँ पे अपलोड किया उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी, यूआरएल नंबर जिसमें भी है, उसको लेके संबंधित थाना चले जाए, शिकायत करेंगे, उससे आगे इन्वेस्टिगेट कर लेगी पुलिस, किसके द्वारा किया गया, कहाँ से किया गया, वो सारी जानकारी निकाल लेंगे। आपके पास वैलिड आर्गूमेंट्स होने चाहिए, सारे स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए जो जो आपने प्रोसीजर किया है। उसमें जो प्लेटफॉर्म में जैसे आपको कहाँ से जानकारी लगी, कैसे जानकारी लगी, पहले तो वो देना पड़ेगा, तो उसी से हम लोग आगे डेवलप कर पाएंगे। फिर ये जो भी चाइनीज़ ऐप्स हैं लाइक बैटिंग ऐप्स वगैरह, ये भी क्या फ्रॉडगिरी करते हैं? फ्रॉड एक तो डुप्लीकेसी हो सकती है किसी ऐप की, जैसे जो रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग ऐप्स चल रहे हैं उनके पैरेलल कुछ फर्जी भी चल रहे हैं। तो एक तो ये किया जा सकता है कि उसका डुप्लीकेट कुछ बना के उसका यूज करें। वैसे तो चाइना ऐप्स ने तो बहुत सारे बैन भी कर दिए गए अपने भारत सरकार के द्वारा, तो किया जा सकता है। बस एक ही ऑप्शन है, चाइनीज ऐप्स से दूर रहें और बैटिंग ऐप्स को अवॉइड करें जितना हो सके। अब बैटिंग ऐप्स भी क्या है, लालच ही है और क्या। बैटिंग ऐप्स जो चला रहे हैं घर बैठे उसमें कई लोग फंस भी जाते हैं, आदत पड़ जाती है, कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए, बैटिंग ऐप्स हो चाहे फर्जी ऐप्स हो। ऐप्स तो आपको कोई भी ओपन सोर्स से नहीं डाउनलोड करना चाहिए, जैसे .apk फाइल जो आती हैं, और .apk फाइल किसी भी नाम से चल सकते हैं। जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा होगा व्हाट्सएप में PM सम्मान निधि के नाम से एक ऐप चल रहा था, और उसको डाउनलोड करते ही उनका मालवेयर रहता है, खुद का ऐप क्रिएट रहता है, फ्रॉडस्टर जो बनाते हैं, और जैसे आप डाउनलोड करोगे आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, सामने वाले के पास एक्सेस चला जाएगा उसका। तो ओपन सोर्स में यदि .apk फाइल कोई भी एप्लीकेशन से संबंधित लिंक आ रही है या फिर कोई एप्लीकेशन आ रहा है तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल ना करें। और यदि गलती से किसी ने इंस्टॉल भी कर लिया तो सबसे पहले तो आप उससे बचने के लिए नेट कनेक्टिविटी ख़त्म करें अपना मोबाइल की, और नेट कनेक्टिविटी जैसे ख़त्म करेंगे तो सामने वाले का एक्सेस थोड़ा सा रुक जाएगा। जैसे आप नेट चालू करोगे फिर चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा के लिए रुक जाए, कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर आपके मोबाइल की सारी सेटिंग चेंज कर देता है, वो जो मालवेयर रहता है उनका ऐप रहता है। जैसे आप नेट कनेक्ट करोगे फिर चालू हो जाएगा। जिसका नेट ऑफ करने की कोशिश करें और उसको अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दें, तभी उसमें एक संभावना है कि आप बच पाओगे। और जैसे बैंक संबंधी यदि सामने आपने जानकारी दे दी है कुछ, तो बैंक में भी अपना अकाउंट रुकवा सकते हैं, होल्ड वो मतलब ब्लॉक करा सकते हैं। ऐसा कोई केस है जो टफ रहा हो लेकिन आपने उसको सॉल्व कर दिया हो, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, एक केस, बहुत सारे हैं ऐसा तो। साइबर क्राइम का एक हुआ था अपने यहाँ, एक मास्टर साहब हैं उनके साथ हुआ था, लोन फ्रॉड था वो, और लोन उन्होंने 30 लाख के आसपास लोन फ्रॉड हुआ था उनके पास। सस्ता लोन के चक्कर में उन्होंने संपर्क किया होगा, वेबसाइट में कहीं सर्च किया होगा, और उसी के माध्यम से उन्होंने सारी जानकारी दे दी उसको। एक लिंक भेजी होगी सामने वाले ने, हो सकता तो सब
जानकारी देके उनका इंटरनेट बैंकिंग अपना उनके पास एक्सेस चला गया था। इंटरनेट बैंकिंग में उसने इनके नंबर की जगह अपना नंबर डाल दिया था, तो सारे OTP उनके पास जा रहे थे। तो 2 जगह से उसने विधिवत लोन मंजूर कराया और लोन मंजूर कराने के बाद 2 अकाउंट और हैक किए उसने सेम इसी टाइप से। इनके साथ फ्रॉड किया। बाकी 2 अकाउंट का यूज उसने केवल इसलिए किया कि वो पैसा उस अकाउंट में डाला जा सके, और उन 2 अकाउंट्स का ATM और पासबुक सारी चीज़ें अपने यहाँ मंगा लिए। ये दिल्ली की गैंग थी। तो जैसे उन्होंने लोन कराया, लोन मंजूर हुआ, इनके अकाउंट में आया, इनके अकाउंट से उसने सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उसके चूँकि ATM और सारी चीज़ें उनके पास था पहले से, तो उन्होंने ATM बूथ में जाके विधिवत और पैसे निकाले थे, सारे पैसे विड्रॉल किए थे ATM बूथ से। और जब भी निकालते थे मुंह बांध लेते थे। तो वो केस थोड़ा सा हम लोगों को 3 बार हमारी टीम गई दिल्ली, सारे वहाँ के कैमरे वगैरह देखे और बाकी चीज़ें भी कहाँ कैसे फ़ोन लगाए। तो वो केस था, 3-4 बार हम लोगों ने टीम भेजी, लेकिन उसमें सारी रिकवरी हो गए थे। 30 लाख थे, 30 लाख के आसपास रिकवरी हम लोगों ने कर लिया था। अच्छी बात है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छा काम किया। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा मतलब कहना चाहूँगा कि आज के इस डिजिटल युग पे जहाँ सबके पास फ़ोन है और साइबर अटैक होने की संभावना हर तरफ से है, आपको लोगों के पास क्या ऑप्शन है बचने के? बचने के जो मैंने शुरू में ही बताया, एक तो लालच से बचें, डरे ना किसी से, भरोसा करें ना, किसी पे अनजान व्यक्ति पे भरोसा करें। अनजान लिंक आपको आती है तो आप उसको जिज्ञासा बस ओपन ना करें जब तक कि आप कंफर्म ना हो कि कहाँ से आई कैसे आई। और अनावश्यक ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ना रखें, जो आपके यूज के हैं उसी को यूज करें, नहीं तो यूज करने के बाद उसको इंस्टॉल कर दें। जैसे आपको जितने ज़रूरी, जितना कम से कम आप उसमें रखेंगे चीज़ें। फिर सोशल मीडिया से जो यूज करते हैं आप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनको थोड़ा सा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। जैसे फेसबुक का 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक का जितने भी हैं, ताकि OTP आपके मोबाइल में ही जाए। व्हाट्सएप में भी आप कर सकते हैं कि जैसे आपके स्टोरीज डालते हैं आप, स्टेटस, तो उसको ओनली कॉन्टैक्ट्स तक सीमित रखें, ताकि सामने वाला अननोन पर्सन आपको टारगेट ना कर सके। और पासवर्ड भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें, फेसबुक है, सोशल मीडिया जो भी है। पासवर्ड कभी भी मोबाइल नंबर या फिर अपना नाम या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ ना डालें, बल्कि मैं तो कहता हूँ अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भी कभी शो ना करें। उसमें क्या होता है, कई ऐसे एप्लीकेशन या फिर कई चीज़ें हैं कि जैसे पैन कार्ड ही है, उसमें आपको डुप्लीकेट बनवाया जा सकता है। यदि आपका डेटा कुछ सामने वाले के पास चला जाता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, मोबाइल नंबर है, सारी चीज़ें, तो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार करा जा सकते हैं। इसलिए ओपन सोर्स में कोई भी अपनी ऑथेंटिक जानकारी इस टाइप से ना डालें। मोबाइल नंबर जो आपसे बैंक से लिंक है उसको भी पब्लिकली ना करें, उसको कोशिश करें कि वो साइलेंटली आपके तक सीमित रहे। ये सारे सेफ्टी मेजर्स रख सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जान लीजिए कि जो साइबर अटैक करेगा आपके ऊपर, वो आपसे 10 गुना ज़्यादा होशियार है। वो उल्लू नहीं, वो आपसे ज़्यादा होशियार है। वो आपकी छोटी से छोटी चीज़ को भी ध्यान में रखेगा। तो जितना हो सके अवेयर रहिए, लालच से बचिए, एंड दूसरों को भी इस चीज़ का महत्व बताइए, ताकि वो इस साइबर युग में जहाँ चारों तरफ आपको इंटरनेट, सोशल मीडिया देखने को मिलेगा, तो आप उन चीज़ों से बच सकते हो। तो यही एक ऑप्शन है बचने का। खुद को जागरूक रखिए एंड कॉन्शियस रखिए कि जो चीज़ चल रही है उसको समझें, डरे नहीं, है ना सर? हाँ सही है। डरने से कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको जागरूक रहना पड़ेगा और कम से कम भरोसा करें। अननोन पर्सन है, अननोन तो कॉल ही ना उठाएं, चाहे तो कोई जैसे जो फर्स्ट टाइम आपका कोई जानकार व्यक्ति है जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में है कुछ, उससे तो आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक। अननोन पर्सन से ना करें, जो मेरा सोचना है। और बहुत सारे तरीके बदल रहे हैं लोग, आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, हमको भी अपडेट होना पड़ेगा।
क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया विकसित हो रहा है, लोग पकड़ रहे हैं नई नई चीज़ें, नए नए स्कैम करने के तरीके, और जो क्रिमिनल है वो और ज़्यादा इस एक कदम आगे है। डेटा जो आपका जो है ना, सारा डेटा ओपन सोर्स में अवेलेबल है। यदि मोबाइल में आप एक्सेस कर देते हो ना, कई लोग कई ऐप अपने फर्जी ऐप सर्च करते हैं किसी भी टाइप से जो अपने ज़रूरत के मुताबिक रहते हैं, तो बहुत सारे ऐप आपका पूरा एक्सेस ले लेते हैं जैसे फ़ोन का एक्सेस है, वॉइस का एक्सेस है, लोकेशन एक्सेस है, एसएमएस का एक्सेस है, वो डेटा चोरी होता है। डेटा बहुत बड़े स्तर पे डेटा बेचा जा रहा है, चाहे वो डार्क वेब में हो, चाहे वो ओपन सोर्स में बहुत सारी कंपनियां भी उपलब्ध कराती हैं। तो मेन है डेटा का, वो साइबर क्रिमिनल्स से पहले तो आपको डेटा खरीदते हैं या फिर चुराते हैं, उसी का डेटा एनालिसिस करने के बाद ही वो टारगेट करते हैं कि किसके साथ क्या फ्रॉड किया जाना है। सर यही रही आज की ये पॉडकास्ट, कैसी लगी आपको? अच्छा लगा। ये लगातार कोशिश तो हम यही करते हैं कि नए नए अपडेट जो आ रहे हैं उससे अवेयर करते रहें, पेपर में भी देते रहते हैं और भी चीज़ें मीडिया में भी हम लोग। ताकि इस पूरे पॉडकास्ट का बस यही एक मोटिव था अपना कि लोग अवेयर हो सकें, ताकि वो साइबर फ्रॉड से बच सके और अपने पैसे बचा सकें, खुद को बचा सकें, और दूसरों को प्लीज़ ये चीज़ शेयर कीजिए ताकि वो भी बच सकें। तो यही है इसकी पॉडकास्ट। थैंक यू।